नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सभी अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी सभी जिम्मेदारियों को भली-भांति निभा रहे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग एटमॉस्फेयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, अर्थात एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह की गैसेस मौजूद हैं और कितने तरह के लेयरों में यह बटा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है इस लेयर का, उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। और सबसे ज़रूरी बात हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अलग अलग लेयरों में एयर डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि इन लेयरों को याद करने का ट्रिक क्या है। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ों को। तो दोस्तों, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ पाए जाने वाले हवा की मोटी परत को कहा जाता है। ये हमारा अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, अर्थात हवा की मोटी परत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी जो मोटाई है वो कुछ किलोमीटर के बाद, लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बाद बहुत ही पतली देखने को मिल जाती है, लेकिन यह लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 10,000 किलोमीटर तक में आपको हवा का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या हुआ कि हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा की एक मोटी परत है जो अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखी है और उसे बहुत तरह के फिजिकल और केमिकल और नेचुरल फेनोमेनन से बचाती है। इसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना इस धरती पे नहीं कर सकते थे। ये हमारा जो धरती है वो लाइफ के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वाटर है और अन्य तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। उसमें से एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके बिना लाइफ की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जान के यहाँ हैरानी होगी कि जितना हमारा इस एटमॉस्फेयर का वेट है, एटमॉस्फेरिक जितना वेट है, या यूँ कह लें कि एयर का जो वेट है वो लगभग 32 किलोमीटर तक कन्फाइंड होकर रह जाता है। मतलब 32 किलोमीटर तक लगभग 99% जो टोटल वेट है एटमॉस्फेयर का वो लाई करता है। बाकी जो 1% मास है वो 32 किलोमीटर के बाद लाई करता है। मतलब समझ सकते हैं कि 32 किलोमीटर के बाद एयर का जो डेंसिटी और मास है वो कितना कम होने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको 10,000 किलोमीटर तक हम लोग इसको मान के चलते हैं कि यह लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ। वहाँ तक इसके साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि वहाँ तक कुछ कुछ गैसें वहाँ देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली ये हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना उसे एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि एटमॉस्फेयर जो है वह हवा का एक चादर है, इन्वलप है, जो पूरे अर्थ को घेर के रखी हुई है। और लगभग 32 किलोमीटर के अंदर में 99% टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का वो कन्फाइंड हो जाता है। लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 32 किलोमीटर के अंदर सारा मास जो है वो कन्फाइंड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पूल है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं जी का जो वैल्यू है अर्थ पे वो लगभग 9.8, या इसी को लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है। और जो अर्थ है वो अपनी तरफ हर चीज़ को mg फोर्स से खींचती है। तो जी काफ़ी ज़्यादा हाई होने से फोर्स जो है अर्थ का किसी दूसरे वस्तु पर वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस वजह से टोटल जो मास है अर्थ का या फिर एटमॉस्फेयर का वह 32 किलोमीटर तक ही सिमट कर रह जाता है। बाकी 1% मास आपको ऊपर के लेयरों में देखने को मिलेगा। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर जी का जो मान है वह अर्थ के जी के मान का 6th पार्ट है। मतलब बहुत ही कम वैल्यू है आपको देखने को पाया जाएगा वहाँ पे। इस वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए जो आवश्यक ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही कमज़ोर वहाँ पे जी का वैल्यू है, अर्थात चंद्रमा जिस ताकत से खींचती है चीज़ों को वो काफ़ी कमज़ोर है इन कंपेरेटिव टू अर्थ। इस वजह से वहाँ पे ना किसी तरह के आपको एटमॉस्फेयर गैसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी उड़ गई, उनको पकड़ के रखने वाला कोई नहीं बचा। तो ये हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है उन्हें हम लोग एरोलॉजी के नाम से जानते हैं। एरोलॉजी, एरो मतलब हवा, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो हवा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर में है। और अर्थ सरफेस के नीचे वाले हिस्से को अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ चीज़ें सीखी। अब हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर
हमारा जो है वो एक्चुअली हवा का एक मोटा चादर है। तो उस हवा में किस तरह की गैसेस मौजूद हैं, कितने कम मात्रा में मौजूद हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उनकी इंपॉर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना हम लोग तभी समझ पाएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और लाइफ क्या हमारा जो लाइफ है क्या उनके बिना चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो दोस्तों ये हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, या यूँ कह ले कि हवा का कंपोजिशन है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा की मोटी परत है, उसमें अलग तरह के गैसेज़ हैं, गैसेज़ का वो मिक्सचर है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है वह है नाइट्रोजन गैस। हवा में या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद आर्गन है 0.93। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। और उसके बाद नियोन और फिर आपको हीलियम, इस तरह की गैसेज आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी एग्जाम में 3rd नंबर पे सबसे हाईएस्ट में कौन सा गैस है, ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, लगभग 4 तक आप याद रखेंगे कि 4 जो गैसेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी से कि ये जो गैसेज हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला गैस हमारे पास है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। पेड़ पौधे के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं और अपने लाइफ को बचा पाते हैं। इसके बिना वो जीवित नहीं रह पाते और अल्टीमेटली उसका प्रभाव हमारे और मानव जाति पर पूरा पड़ता, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है और उनके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो CO2 के द्वारा कैसे खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। तो बेसिकली पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वो अपने जड़ से प्राप्त करते हैं। जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा वाटर जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वहाँ पे ये वाटर और CO2 जाके एक्यूमुलेट होंगे और फिर इनके ऊपर हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में चूँकि ये मौजूद है तो वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होगा। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं और इन दोनों को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएं और फिर हमें C6H12O6 और हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। इस तरह का रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा गलत है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन निकला है वो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आया। वाटर से आया है, वाटर में भी यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है और CO2 में भी यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये जो O2 निकला है वो क्या वाटर से आया है या फिर CO2 से आया है। तो आइसोटोपिक लेवलिंग से पता चला है कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमें वाटर से प्राप्त हुआ है, ना कि CO2 से प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर आप यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये 12 O2 होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है, जिसमें से ये जो 12 ऑक्सीजन है वो अभी चूँकि मैंने कहा कि ये वाटर से आया है तो ये यहाँ चूँकि 6 ही ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं और जो इसका जो करेक्ट फॉर्म है इक्वेशन का वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारा CO2 गैस था और वाटर था, जो कि 12 हम लोग लेंगे और फिर ये क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये C6H12O6 बनाएंगे। साथ में हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 12 ऑक्सीजन है, टोटल 12 ऑक्सीजन वो वाटर से आया है और ये यहाँ पे उड़ गया है। इस चीज़ का पता हमें आइसोटोपिक लेवलिंग से पता है, हायर स्टडीज़ में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है और पेड़ पौधों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब देख सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है इसी CO2 के द्वारा। ये CO2 नहीं रहता तो वो खाना नहीं बना पाते और वो ज़िंदा नहीं रह पाते। लेकिन इसका एक हमें घाटा भी है, क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर CO2 का लेवल एक निश्चित मात्रा से अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हमारे लिए खतरा का कारण बन जाता है, क्योंकि इससे हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग अलग लेक्चर बनाएंगे और सीखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में गर्मी का बढ़ जाना, पूरा विश्व का गर्म हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमें ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि कोई भी अगर गैसेस की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो सनलाइट से जितने भी हमारे
सनरेज आएंगे तो वो इनको ट्रैप करके रख लेते हैं, धरती के सरफेस पे ही रख लेते हैं ट्रैप करके, और उसको बाहर जाने नहीं देते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने देते नहीं हैं। इस वजह से दिन प्रतिदिन हमारे अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 का कंसंट्रेशन एक निश्चित मात्रा में रहना ज़रूरी है। अगर उस निश्चित मात्रा से ज़्यादा जाता है तो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए ये हानिकारक है। उसके बाद पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी बात, इस CO2 का इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। आप समझ सकते हैं। अब अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर क्या होती है, कैसे बनाते हैं घर में, अगर जानना है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने CO2 का इंपॉर्टेंस देखा, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे गैसेस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दूसरा गैस हमारे पास है ऑक्सीजन गैस। यह खुद में एक लाइफ है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि बिना खाए पिए आप 1-2 दिन रह सकते हैं तो बेसिकली हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। ऑक्सीजन गैस ही हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये खुद में एक लाइफ है और इसके बिना जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन अर्थात ब्रीथिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अलग अलग अंतर हैं, बहुत ही अलग चीज़ें हैं ये दोनों, इनके बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हमारा ऑक्सीजन गैस होता है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोग फेफड़ों के द्वारा सांस अंदर लेते हैं और वो फेफड़ों से फिर वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में हमारे सेल्स में ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है ATP के फॉर्म में, और उस पर ये ऑक्सीजन कार्य करेगा, उसको तोड़ेगा और 6 CO2 देगा। साथ में हमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे और साथ में हमें एनर्जी देखने को मिलेगा। यही एनर्जी हम लोग आज सभी कामों को करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बोलना हो, चलना हो, दौड़ना हो या कुछ भी करना हो, तो इसके लिए हमें इसी से एनर्जी प्राप्त होती है। ये ऑक्सीजन गैस अगर ना रहता तो ग्लूकोज नहीं टूटती और हमें एनर्जी नहीं मिलता और हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते। यह एनर्जी हमारे बॉडी में ATP के रूप में स्टोर होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसी एनर्जी पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं काम को करने के लिए। ये किस तरह से टूटा, किस तरह से प्रक्रिया हुई, किस तरह से ऑक्सीजन हर सेल में पहुंचता है, इसके बारे में भी हम लोग अलग लेक्चर से पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का प्रोडक्शन। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबसन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल नहीं सकती। तो बेसिकली अगर हम मीथेन की बात करें, अगर मीथेन गैस को ऑक्सीजन में बर्न करना है तो ये हमें बर्न करके CO2 और वाटर देगा। तो इसके बिना ये मीथेन गैस जलना नामुमकिन था। उसी तरह से कोयले को जब जलाना हो तो इसमें भी ये हमें ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, जिसे हम लोग N2 गैस के नाम से जानते हैं। यह गैस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग इनर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। चिप्स की पैकेट में जो फूड मटेरियल्स हैं उनको अगर रेंसिड होने से बचाना है तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को उसमें भर देते हैं। तो चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि जो फूड मटेरियल है उसके अंदर वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वो ऑक्सीडाइज ना हो, और उसके इस तरह से स्वाद और जो टेस्ट है और जो कलर है वो चेंज ना हो। तो ये बेसिकली इनर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात नाइट्रोजन गैस का वह है हमारे पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारी प्रकृति ने अलग उपाय ढूंढा है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, तो जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं और नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फिर वाटर, जो कि जब बारिश होगी तो वाटर सिलेक्शन करके ये फिर धरती पर आ जाएंगे अलग अलग फॉर्म में, नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म में, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइड्स में, और वो फिर पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो लाइटनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। लाइटनिंग से हम लोग अगर लाइटनिंग की एनर्जी को ट्रैप कर लें तो हम लोग पूरे विश्व को लाइट दे सकते हैं हमेशा के लिए। बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट की मात्रा रहती है। और ये सिर्फ लाइटनिंग के द्वारा ही नहीं, हमारे आसपास कुछ कुछ ऐसे भी मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ पेड़ पौधों के जड़ों में भी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजफुल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर सके। डायरेक्ट नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
नाइट्रोजन के अलग अलग जो रूप होते हैं उनको वो ग्रहण कर पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि लिगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है, नाइट्रोजन को उनके अलग अलग यूजफुल रूप में कन्वर्ट कर देती है, जिससे पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है कुछ बैक्टीरिया और लाइटनिंग, जो कि नाइट्रोजन को अलग अलग रूप में फिक्स कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधे उसका आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे गैसेस की इंपॉर्टेंस है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रोल अदा कर रही हैं ये गैसेस। इसके बिना जीवन की कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर के कौन कौन से अलग अलग लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स को कौन कौन सी बाउंड्री डिवाइड करती है, कैसे उसे याद रखेंगे। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उन्हें 5 अलग अलग लेयरों में बांटा गया है। सबसे जो फर्स्ट लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास है मेसोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और चौथा हमारे पास है थर्मोस्फेयर, उसी के अंदर आयनोस्फेयर इंक्लूड है, इसे हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और पांचवा हमारे पास है एक्सोस्फेयर, जिसे बहिर्मंडल या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इनको याद करने का ट्रिक है हमारे पास इट मोस्ट। टी फॉर ट्रोपोस्फेयर, तो ये सबसे पहला परत हुआ हमारा अर्थ का सबसे पहला। एस फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, ये दूसरा परत हुआ। इसी को ओजोनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दोनों हमारा एक ही लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर को ही ओजोनो लेयर के रूप में जानते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओजोन का फॉर्मेशन स्ट्रेटो लेयर में ही क्यों होता है, दूसरे लेयर में क्यों नहीं होता, इस चीज़ को अगर जानना है तो ओजोन पे मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा जो लेयर है हमारे पास है वो मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद चौथा जो लेयर है वह है हमारे पास थर्मोस्फेयर। तो यह भी इम्पोर्टेंट लेयर है, चौथा लेयर है। और लास्टली हमारे पास है एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से एटमॉस्फेयर के लेयर को याद कर लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इन लेयरों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इन लेयरों को अलग अलग क्या क्या रोल अदा करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे लाइफ के लिए। तो जो सबसे पहला लेयर है हमारे पास है वह है ट्रोपोस्फेयर। ये लगभग 0 से लेके 20 तक का जो किलोमीटर का एरिया है उसमें ये फैला हुआ है। हालांकि यह इक्वेटर और पोल पे अलग अलग इसका फैलाव देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच के जो बाउंड्री है, जिसके बाद हम लोग कहते हैं कि ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक है, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। तो उस बाउंड्री को किस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे, इस चीज़ को सीखते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो निचला वाला एयर है उसमें से स्फेयर को हटा देंगे, ट्रोपो जोड़ देंगे, ट्रोपो रहेगा हमारे पास, और इसमें पॉस जोड़ देंगे तो ट्रोपोपॉस नाम हो जाएगा। सभी में पॉस जोड़ देंगे अगर हमें जिस लेयर का बाउंड्री सेपरेशन देखना हो। जैसे अगर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर का बाउंड्री देखना हो तो जो उसका निचला वाला लेयर है स्ट्रेटो, उसमें पॉस जोड़ देंगे तो स्ट्रेटोपॉस। तो स्ट्रेटोपॉस क्या हुआ, एक बाउंड्री हुई जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को सेपरेट करता है। उसी तरह से अगर मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच का बाउंड्री का नामकरण करना हो तो हम लोग मेजो और इसमें पॉस जोड़ देंगे तो मेजोपॉस इस बाउंड्री का नाम हो गया। तो मेजोपॉस बेसिकली क्या करता है, मेजोपॉस जो है वो बेसिकली मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच के लेयर को सेपरेट करता है। उस तरह से अगर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच का बाउंड्री की बात करें तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका निचला वाला लेयर थर्मो है तो हम लोग थर्मो यूज़ करेंगे और इसमें पॉस वर्ड ऐड कर देंगे तो थर्मोपॉस इसका नाम हो गया। तो इस तरह से अपने ट्रोपोपॉस, स्ट्रेथोपॉस, मेजोपॉस और थर्मोपॉस, ये 4 अलग अलग बाउंड्री देखें आपने, जो अलग अलग लेयर को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। तो ये तरीका था हमारा। अब हम लोग समझते हैं कि इनका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और स्ट्रेटोस्फेयर 20 से 50 किलोमीटर तक। ये हमारा एवरेज है, इसे आप एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, ये घट बढ़ सकता है। उस तरह से ये हमारा 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है मेजोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर फिर हमारा 85 से लेकर 690 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उसके लास्टली बाद फिर 690 से 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर लाई करता है। तो सबसे जो पहला लेयर है हमारे पास वह है ट्रोपोस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है और पोल पे ये 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 15 से 20 किलोमीटर तक इसका लेयर देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ साथ घटने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर डेंसिटी घटने लगेगी। सरफेस पे एयर का जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है अर्थ सरफेस पर। जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर मतलब ऊंचे चीज़ों पर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो वहाँ पे एयर डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है। और वहाँ पे चूँकि एयर की मात्रा कम है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला भी बहुत ही कम वहाँ पे गैसेस होंगे और इस वजह से टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। लगभग 90% गैसेस इसी आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहीं पे हम लोग
इसी लेयर में लाई करते हैं। जितने भी मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, सब इसी ट्रोपोस्फेयर में लाई करते हैं। जितने भी वेदर कंडीशंस, वेदर चेंजेज हैं, वो इसी में सारे अकर होते हैं। चाहे गर्जना हो, बिजली का चमकना हो, या फिर कुहासा हो, या फिर आंधी तूफान आना हो, तो सारी प्रक्रियाएं यहीं पे होती हैं। ट्रोपो का मतलब ही होता है चेंज। तो यहाँ पे वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पर जो सबसे ऊपरी जो सरफेस होगी ट्रोपोस्फेयर की, वहाँ पे लगभग -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो लेयर है उसे हम लोग स्ट्रेथोस्फेयर भी कहते हैं, या फिर इसे ओजोनो लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ओजोनो लेयर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ओजोन का एक लेयर होगा, और स्ट्रेथोस्फेयर में ही ओजोन का लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओजोन क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेथोस्फेयर का यह इंपॉर्टेंस बहुत ही भली भांति हमें याद रखना है कि यहाँ पे ओजोन परत यहाँ पे लाई करती है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम आपस में मिल करके O3 का निर्माण करते हैं। किस तरह से करते हैं और किस तरह से यूवी रेडिएशंस को खपत करते हैं फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में, उस चीज़ को आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रेथोस्फेयर सेकेंड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का। ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ट्रोपोपॉज के बाद से ये फैला हुआ है। ट्रोपोपॉज के बाद से स्ट्रेथोस्फेयर शुरू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे ये सबसे बेस्ट सूटेबल माना जाता है लार्ज जेट प्लेन्स का उड़ने के लिए। जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो इसी स्ट्रेथोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का आपको बादल वगैरह और वेदर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये सूटेबल माना जाता है एरोप्लेन्स के चलने के लिए। ये मिलिट्री जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं, वो इसके लिए सूटेबल माना जाता है। तीसरा जो लेयर है हमारे पास वह है मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। ये लगभग 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल अदा करता है, क्योंकि जितने भी उल्का पिंड मेटेरॉइड्स हमारे अंतरिक्ष से आते हैं, तो वो एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर से होकर ही आएंगे, और उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा हीट वो एक्सपीरियंस करते हैं, और मेसोस्फेयर में आते आते वो पूरी तरह से बर्न हो जाके ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से ये जो उल्का पिंड है वो धरती पर डायरेक्ट हिट करने से बच जाता है, और धरती हमारी इस तरह से सुरक्षित हो जाती है। तो मेसोस्फेयर में उल्का पिंडों का बर्निंग आपको देखने को मिलेगा। चौथा हमारे पास लेयर है वह है थर्मोस्फेयर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट होता है, थर्मा मतलब हीट, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट देखने को मिलता है। और इसमें बीच में कुछ हिस्सा तक आपको आयनोस्फेयर देखने को मिलेगा। वहाँ पे आयनों का भरमार होती है, आयनों का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली वहाँ जो गैसेस होती हैं उन पर जब सनलाइट पड़ता है, जब गैसों पर सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट से एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर वो चार्ज्ड स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। चार्ज्ड स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये स्पीसीज़ जो होती हैं वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए काफ़ी जिम्मेदार होती हैं। तो रेडियो सिग्नल अगर धरती से हम लोग थर्मोस्फेयर तरफ भेजते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसको रेडियो सिग्नल को कैप्चर कर सकता है, और फिर से वो रेडियो सिग्नल को हमें धरती पर पहुँचा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थर्मोस्फेयर। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही फेमस है ये हमारा थर्मोस्फेयर। जितने भी हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस हैं वो थर्मोस्फेयर में देखने को मिलेगा, रेडियो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो आयनों का चार्ज होना है वो किस तरह से हुआ, क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ी, मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया, मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए, आयनाइज होने के बाद वो हम लोगों ने कहते हैं चार्ज स्पीसीज़, वो चार्ज स्पीसीज़ ने रेडियो तरंगों को परावर्तित किया, और इस तरह से रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाया। और लास्टली हमारे पास है एक्सोस्फेयर, जो 690 किलोमीटर के बाद से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही हल्की फुल्की गैसेज देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ मात्रा में आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह का रिवॉल्विंग होता रहता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि मनुष्य किस लेयर में रहता है, तो ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो स्ट्रेथोस्फेयर में। उल्का पिंड किस लेयर में बर्न होते हैं, तो मेसोस्फेयर में। रेडियो तरंगें किस लेयर में संभव हो पाती हैं, थर्मोस्फेयर में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और समझनी भी हैं। उसके बाद हमें समझना है कि किस तरह से एयर का डेंसिटी और प्रेशर वेरी करता है लेयर बाय लेयर। तो हम लोगों ने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में हवा का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से एयर डेंसिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और चूँकि एयर ज़्यादा है मीन्स वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा एयर की मात्रा रहेगी
कंसंट्रेशन जितना एयर का ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन एयर का देखने को मिलेगा। एयर डेंसिटी काफ़ी हाईएस्ट होती है यहाँ पे, और इस वजह से प्रेशर भी काफ़ी हाईएस्ट देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हवा की मात्रा भी कम देखने को मिलेगी, इस वजह से प्रेशर भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो एक्सोस्फीयर में बहुत ही कम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो खाना पकने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप पहाड़ों पे खाना बनाने जाएंगे तो वहाँ चूँकि प्रेशर कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह एक पॉइंट है जिस पे वाटर का वेपर प्रेशर या लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल हो जाए। तो जनरली धरती पे अगर बात करें अर्थ पे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। जब वो ये पहाड़ पर जाएगा तो वहाँ पे चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम टेम्परेचर पर ही वहाँ पे शो होने लगेगा। लेकिन जो वास्तविक हीट यहाँ पे धरती पर 100 डिग्री सेल्सियस जो मिला, जितना हीट मिला उस खाने को पकने के लिए, वो पहाड़ पर उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही अटेंड हो गया वो। तो इस वजह से खाना वहाँ देरी से आपको पकड़ा देखने को मिलेगा। तो लास्टली दोस्तों हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। हम लोगों ने अलग अलग लेयर पढ़ा। ट्रोपोस्फीयर में हम लोगों ने देखा कि सारे वेदर कंडीशंस यहीं पे होते हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली चमकना, गर्जना, ये सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। कुहासे, आंधी तूफान वगैरह सब यहीं होती हैं। और लगभग 75% जो गैसेस मॉलिक्यूल वो इसी यहीं पे लाया करते हैं। दूसरा जो लेयर था वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर था। यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो कि सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाव करती हैं। कैसे बचाव करती हैं उस चीज़ को जानना है तो आप ओजोन लेयर के वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डेंसिटी जो है एयर का थोड़ा कम हो जाएगा इन कंपेरेटिव टू ट्रोपोस्फीयर, और लगभग 24% मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो लेयर था वो मेसोस्फीयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते थे। यहाँ पे जो उल्का पिंड है वो बर्न होते थे। और थर्मोस्फीयर में फिर हम लोग देख सकते थे कि एक था हमारा कि वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स ऑकर होते थे और रेडियो तरंग का वहाँ पे संचरण होना पॉसिबल हो पाता था। सैटेलाइट्स वहाँ पे ऑर्बिट करते थे एक्सोस्फीयर में। तो ये हमारे 5 अलग अलग लेयर्स थे, और इस तरह से एयर डेंसिटी का हमारा ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में हमारा फिर प्रेशर का भी ऑर्डर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे कम। हालांकि चूँकि यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर थोड़ा उसमें कमी होने देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बाउंड्री है ट्रोपोपॉज का, वहाँ पे बाउंड्री के पास में बहुत ही कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, फिर घटता है। तो टेम्परेचर का अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर आपको थर्मोस्फीयर तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक्सोस्फीयर में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि ये लगभग 1000 या फिर 690 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह जो है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगा। और लास्टली ये फिर ये स्पेस में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में मर्ज हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही हल्के फुल्के गैस जैसे कि आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट स्फीयर है, क्योंकि यहीं पे आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए सारी चीज़ों को समझ लिया, और ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को समझा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।